आपका बहुत बहुत स्वागत है निशामणि मोटिवेशनल स्पीकर चैनल पे। खास करके इस चैनल में आपको स्वास्थ्य संबंधित सभी गतिविधियों की जानकारी, जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग के संबंध में जानकारी हम देते हैं। हमारा हर स्वास्थ्य कार्यकर्ता हो, चाहे जैसे हो या जितने भी लोग ऑनलाइन एंट्री से रिलेटेड हैं, उन तमाम लोगों के हाथों तक ये वीडियो आसानी से पहुँचे और वो इस वीडियो के माध्यम से सीख सकें। जो नए नए जो टूल्स हैं, नए नए जो ऐप्स हैं, नए नए जो प्रोग्राम लॉन्च हो रहे हैं, उन तमाम की ऑनलाइन एंट्री और उन प्रोग्राम स्वास्थ्य गतिविधियों की जानकारी वो जान सकें। इस हेतु इस चैनल का उपयोग हम कर रहे हैं। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने HMIS के बारे में आपको कई बार बताने का प्रयास किया है और HMIS रिपोर्ट जो हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम स्वास्थ्य विभाग की एक रीढ़ की हड्डी है, जहां पर आप स्वास्थ्य विभाग के सभी आंकड़े आसानी से आप देख पाते हैं, समझ पाते हैं, जान पाते हैं कि किस प्रकार से हम वहां पे रिपोर्टिंग करते हैं। तो प्रथम दृष्टया आप आज जब जाएंगे और देखेंगे तो HMIS रिपोर्ट में जो सबसे पहला पॉइंट होता है वो है पार्ट ए, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य की बात कही गई है, जहां पर आप देखते हैं कि M1 है। M1 में आप एंटीनेटल केयर सर्विसेज एंड हाई रिस्क प्रेगनेंसीज की बात की गई है। तो सबसे पहले हमें इसकी उपयोगिता को समझना चाहिए कि ये रिपोर्ट क्यों जरूरी है। एंटीनेटल चेकअप में मुख्य रूप से जो कंपोनेंट दिए गए हैं 1.1 से लेकर के 1.12 तक जो है वो न्यू रजिस्ट्रेशन की बात की गई है। तो एंटीनेटल चेकअप में जो हम पूर्व में भी कई एक वीडियो बना रखे थे कि एड बाय एड क्वालिटी केयर में जो ANC सर्विसेज को हमने बताया है, ई वेट बब की फार्मूला हमने दिया है कि E फॉर अर्ली रजिस्ट्रेशन, W फॉर वेट एग्जामिनेशन, A फॉर एब्डोमिनल चेकअप, I फॉर आयरन फोलिक एसिड, T फॉर टेटनस टॉक्साइड, B फॉर ब्लड प्रेशर, U फॉर यूरिन टेस्ट एंड B फॉर ब्लड टेस्ट। तो इस तरह से हमने ई वेट बब की एक फार्मूला बनाया, जिसमें अब मुख्य रूप से उन जो गर्भवती महिलाएं हैं उनकी जांच हम इस तरह से करते हैं, जहां पे RCS शेड्यूल के अनुसार ANC चेकअप जो है फर्स्ट 12 वीक में एज सुन एज पॉसिबल वो हो जाना चाहिए। सेकेंड ANC चेकअप जो है 14 से 26 सप्ताह के मध्य हो जाना चाहिए। थर्ड ANC चेकअप जो है 28 से 34 सप्ताह के मध्य होना चाहिए और फोर्थ चेकअप जो है वो 36 से 40 सप्ताह के मध्य हो जाना चाहिए, ताकि जो मोर्बिलिटी है और अवेयरनेस है, काउंसलिंग है, जो जनरल एग्जामिनेशन है, वो सभी चीजें हो सके, जिसमें वेट, हाइट, ब्लड टेस्ट, ब्लड प्रेशर मेजरमेंट, रेगुलर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन आदि जो मैंने बताया वो तमाम चीजें हो सके। टाइमली हाई रिस्क प्रेगनेंसी का आइडेंटिफिकेशन हो सके, जांच हो सके, जो कॉम्प्लिकेशन है प्रेगनेंसी के दौरान, बिफोर डिलीवरी, बिफोर और ड्यूरिंग डिलीवरी, उन तमाम चीजें जो है वो सभी का एक नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए सभी केयरफुल सर्विसेज प्रदान किया जा सके। आइडेंटिफाई विद सेवियर एनीमिया, identified with pregnancy-induced hypertension, identified with diabetic, identified with HIV, syphilis, identified with hypothyroidism, ultrasound abnormality, pregnancy with other high risk factor, convulsion, vaginal bleeding, high fever, twin or multiple pregnancy, history of stillbirth, obstructed labor, C-section, RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप्स, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, इन तमाम चीजों का जो आइडेंटिफिकेशन है वो NC के रूप में होता है। तो जब एंटीनेटल केयर सर्विसेज और हाई रिस्क प्रेगनेंसीज का आइडेंटिफिकेशन प्रारंभिक तौर से ही हो जाए
तो जो मातृ मृत्यु और शिशु मृत्यु की दर को रोकने में एक महती भूमिका होती है। इसलिए एंटीनेटल केयर को प्राथमिकता दी गई है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 जांच समय सीमा निर्धारित की गई है। साथ ही साथ हाई रिस्क केसेस के लिए प्रति माह एग्जामिनेशन की बात की गई है। एंटीनेटल चेकअप में स्पेशलिस्ट सुविधाएं हो, इसके लिए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत पीएमएसए डे निर्धारित किया गया है। प्रति माह 9 तारीख से 24 तारीख तक 9 तारीख एंड 24 तारीख को पीएसए डे मनाया जाता है, जिसमें सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर की जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका हाई रिस्क आइडेंटिफिकेशन हो, किसी प्रकार की कॉम्प्लिकेशन हो तो उन गर्भवती महिलाओं का चेकअप विशेषज्ञों के द्वारा, गायनेकोलॉजिस्ट के द्वारा किया जा सके। साथ ही साथ उन तमाम हाई रिस्क प्रेगनेंसी महिलाओं का, साथ ही साथ नॉर्मल महिलाओं का भी जो सोनोग्राफी जांच हो, पीएमएसए के दिन इनका एक प्राथमिकता के आधार पर इसको शेड्यूलिंग किया जा रहा है और हर गर्भवती माता का सोनोग्राफी जांच भी कराया जा रहा है। एंटीनेटल चेकअप में आप देख रहे होंगे अलग अलग इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, डाटा आइटम्स दिए हुए हैं। जैसा कि हम यहाँ पे बात करेंगे एंटीनेटल केयर में टोटल नंबर ऑफ न्यू प्रेग्नेंट वुमेन रजिस्टर फॉर एएनसी। यहाँ पे न्यू प्रेग्नेंट वुमेन रजिस्ट्रेशन की बात की गई है। प्रेग्नेंट वुमेन शुड ओनली बी रजिस्टर वंस एंड देयर शुड नॉट बी एनी डुप्लीकेट एएनसी रजिस्ट्रेशन डिस्पाइट ऑफ फैसिलिटी चेंजेस, रेफरल और लोकेशन। सीधी सी बात है, गर्भवती महिला का नया पंजीयन अर्थात महिला को एक बार पंजीयन होना है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, जब जनरली हम लोग बात करते हैं, मनुष्य को जीवन में 4 पंजीयन बहुत महत्वपूर्ण होता है। पहला है विवाह पंजीयन, दूसरा है गर्भ पंजीयन, तीसरा है जन्म पंजीयन और चौथा है मृत्यु पंजीयन। ये 4 पंजीयन की हम बात करते हैं। तो यहाँ अभी जो बात की जा रही है वो गर्भ पंजीयन की बात की जा रही है। गर्भ पंजीयन भी एक बार होना चाहिए। दो बार उसका जो नंबरिंग है, जैसे एक महिला किसी पीएससी में जाती है, किसी सीएससी में चेक कराने जाती है, पीएमएसए में डे के दिन कराने जाती है, तो महिला का अलग अलग पंजीयन नहीं होना चाहिए। एक बार अगर गर्भवती हुई है तो एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद उसका डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। तो ये हमें ध्यान रखने की जरूरत है। इसके लिए हमें आरसीएच रजिस्टर निर्धारित किया गया है। आरसीएच का आईडी उनको जनरेट करके दिया जा रहा है, जिसमें गर्भवती महिला का एक बार पंजीयन हो जाने के बाद किसी भी राज्य के, किसी भी जिले के, किसी भी गांव के, किसी भी संस्थान का अनेकों प्रकार से उसमें ट्रैकिंग की गई है। चाहे मोबाइल नंबर की बात हो, चाहे हायर की हेल्थ फैसिलिटी की बात हो, विलेज की बात हो या आरसीएच नंबर की बात हो, उन तमाम तरीकों से उन महिलाओं को ट्रैकिंग करके हम उसको आने वाले सर्विसेज की जानकारी और सुविधाएं देते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना है सभी को, ये जो डाटा सोर्स होगा इसका एंटीनेटल रजिस्टर और आरसीएच रजिस्टर से मिलेगा और इसमें डाटा एलिमेंट चाहे वो आउटरीच हो चाहे फैसिलिटी हो, ये ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर गर्भवती माता का पंजीयन हुआ तो न्यू पंजीयन के रूप में रजिस्टर होगा और ये डुप्लीकेट नहीं होंगे। उसमें से अगर आप बात करते हैं कि हमारे जो एज ग्रुप में अगर देखें तो देखिए, आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ न्यू प्रेग्नेंट वुमेन रजिस्टर विथ एज बिलो 15 ईयर, उसमें से जो भी नया पंजीयन हुए हैं उसमें से 15 साल से कम उम्र वाली गर्भवती महिलाओं की संख्या कितनी है। कभी भी ध्यान रखिएगा, ये जितने भी नीचे आपके डाउन द लाइन आए हैं, आउट ऑफ की जो बात कर रहे हैं, वो ऊपर के कंपोनेंट से बिलोंग कर रहे हैं। मतलब ये अगर आप डाटा देखेंगे तो यहाँ इन सभी का योग जो है यहाँ पे होगा। ठीक है, ये ज्यादा कभी भी इससे नहीं होगा। तो आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ न्यू प्रेग्नेंट वुमेन रजिस्टर विथ एज बिलो 15 ईयर, 15 साल से कम उम्र वाली गर्भवती महिलाएं कितनी है। ध्यान रखने वाली बात है, जब हम डेटा वैलिडेशन की बात करते हैं
तो अगर ये इसमें ज्यादा फिगर आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये खतरे की घंटी है। ठीक है, हमको ये ध्यान देना है कि जैसे कि जो विवाह का उम्र है वो 18 साल से ऊपर है महिलाओं के लिए, तो अगर वहां पे अगर 15 साल से नीचे में अगर डाटा आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपको ये मॉनिटर करने की जरूरत है, देखने की जरूरत है, या उनके जो आधार कार्ड या उनके जो नंबर है, जो चीजें बनाए गए हैं या जो भी उनके पास डॉक्यूमेंट है वो सबको वेरीफाई करने की जरूरत होगा। दूसरा, जो आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ न्यू प्रेग्नेंट वुमेन रजिस्टर विथ एज 15 टू 19 ईयर, इसमें भी आप देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ न्यू प्रेग्नेंट वुमेन रजिस्टर विथ एज ग्रेटर देन 15 टू 19 ईयर एंटीनेटल, मतलब 15 साल से 19 साल के मध्य जो है, जो महिलाएं हैं, ये भी एक टीनेज ईयर हम बोल सकते हैं कि ये डेटा भी जो है हमको देखने की जरूरत होगा कि इस एज ग्रुप के इसमें आएंगे ही, क्योंकि 18-19 ये सब डाटा है, पर ये भी हमको देखना है कि जो हम बात करते हैं एक परिपक्व एज की। ठीक है, तो आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ न्यू प्रेग्नेंट वुमेन रजिस्टर विथ एज 19 ग्रेटर देन 19 टू 49 ईयर, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ न्यू प्रेग्नेंट वुमेन रजिस्टर विथ एज ग्रेटर देन 19 ईयर टू 49 ईयर फॉर एंटीनेंटल केयर ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग मंथ, ये डेटा एलिमेंट भी आपको जो आउटरीच सर्विसेज है और आपके फैसिलिटी है, ये दोनों जगह में आपको यहाँ पे डेटा एलिमेंट को देखने की जरूरत है। ठीक है, तो सभी बातों को आप ध्यान देते हुए अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट जो 1.1 डी है, आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ न्यू प्रेग्नेंट वुमेन रजिस्टर विथ एज ग्रेटर देन 49 ईयर, 49 साल से अधिक उम्र के नए गर्भवती पंजीयन, यहां हर शब्द में आप देखे होंगे न्यू का ऑप्शन है, जो भी न्यू पंजीयन हुआ है यहाँ पे उसमें से इस एज ग्रुप के कितने हुए हैं। ठीक है, 1.1 ए 1 में अगर आप देखेंगे तो आउट ऑफ टोटल न्यू एनसी रजिस्टर्ड नंबर रजिस्टर विद इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर विद इन 12 वीक, यहां सबसे बड़ी बात यह है कि जो टोटल नए रजिस्टर्ड हुए हैं उसमें से प्रथम तिमाही में पंजीयन कितने का हुआ, 12 वीक में कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं। ठीक है, आगे जब हम बात करेंगे तो टोटल एएनसी फुटफॉल केसेस, ओल्ड केसेस प्लस न्यू रजिस्ट्रेशन अटेंडेड, पहला हमने देखा टोटल न्यू केस रजिस्ट्रेशन कितने हैं, दूसरा हमने देखा कि उसमें से एज वाइज 15 साल से कम वाले कितने, 15 से 19 साल वाले कितने, और 19 से 49 साल वाले कितने, और 49 साल से अधिक वाले कितने रजिस्टर्ड हुए हैं। उसके बाद उन जो नया रजिस्ट्रेशन हुए हैं उस नए रजिस्ट्रेशन में से 12 सप्ताह वाले या प्रथम तिमाही वाले कितने पंजीकृत हुए हैं। मान लीजिए यहाँ 50 है तो 50 का बाइफर्केशन यहाँ आएगा, उस 50 में से फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कितने को ट्रैक हुए यहाँ आएगा। आगे देखिए टोटल एएनसी फुटफॉल केसेस, ओल्ड केसेस प्लस न्यू रजिस्ट्रेशन अटेंडेड, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी एएनसी रजिस्ट्रेशन आपने पंजीयन किया है नया, अर्थात नया कहां से आ जाएगा आपका डेटा, नया इस 1.1 से आ जाएगा, और ओल्ड केसेस का कहां से डाटा आएगा, ये ओल्ड केसेस वो केसेस हैं जो आपके मान लीजिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, फोर्थ ट्राइमेस्टर, जो आप फील्ड विजिट कर रहे हैं या फैसिलिटी में आपके यहाँ आ रहे हैं, और फील्ड विजिट और फैसिलिटी के दौरान जो भी गर्भवती महिलाओं का आप जांच कर रहे हैं तो वो संख्या यहाँ पे आएगा। कई बार रिपोर्ट को देखने पर यह पाया जाता है कि यहाँ पे आप बहुत कम संख्या दे रहे हैं, भाई ये संख्या जो है सीधा सीधा है ओल्ड और न्यू की बात कर रहा है, अर्थात पुराने वो तमाम केसेस जो आप बीएचएनडी में विजिट करते हैं, सेशन साइट में जाते हैं, या और भी तरीके से आप वहां पे कहीं पे किसी फैसिलिटी में आते हैं, तो उन तमाम जो आपने जांच किया है
यहाँ पे सीधा सीधा एक शब्द यूज किया है, ANC फुटफॉल, footfall of all the ANC to be reported in the facility and all the ANC attended। जितना भी आपने फैसिलिटी में देखा और जितने को आपने अटेंड किया है, नए और पुराने दोनों संख्या आएंगी। ध्यान देने वाली बात है, कभी कभी हम रिपोर्टिंग करते समय इन शब्दों को, इनमें जो लिखे हुए पॉइंट हैं उनको हम पढ़ते नहीं हैं और हमको बाद में जो है कठिनाई का सामना करना पड़ता है और रिपोर्ट में हमारा एरर आते हैं। तो इनको थोड़ा बारीकी से देखिए, इनका डाटा आइटम को देखिए, डेटा सोर्स देखिए कि ये एंटीलेटर रजिस्टर है, आरसीएच रजिस्टर है, कहाँ से ये डेटा आते हैं और इसका क्या इम्पैक्ट हमारे हेल्थ सिस्टम में पड़ता है। दूसरा 1.2 ANC सर्विसेज। अब हमने पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया और उसके बाद हम उन्हें जो सर्विसेज दे रहे हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला है 1.2.1 में नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन गिवन TD1। टीटनेस डिप्थीरिया डोज 1 जो वैक्सीन महिलाओं को दिए जाते हैं, वो नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन एडमिनिस्ट्रेड फर्स्ट डोज ऑफ TD वैक्सीन ड्यूरिंग प्रेजेंट प्रेगनेंसी। जो फर्स्ट TD डोज है, जो प्रेग्नेंट वुमेन को अर्ली, जितने जल्दी हो सके, जब भी डायग्नोज होती है कि ये प्रेग्नेंट है, आइडेंटिफाई होती है, तो उस समय उसको TD1 दिया जाता है और उसके एक माह बाद अर्थात TD सेकेंड डोज जो है वो 4 सप्ताह के बाद उसको टेटनस का सेकेंड डोज दिया जाता है। ये पूर्व के HMIS में भी रहा है और आप सभी इसको बेहतर तरीके से करते आ रहे हैं। उसके बाद 1.2.3 ये समझने की जरूरत है कि टोटल नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन हैज बीन एडमिनिस्टर्ड TD बूस्टर, टिटनस डिप्थीरिया डोज बूस्टर ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग मंथ। तो इसमें मुख्य रूप से जो बूस्टर डोज जो TD वैक्सीन है, वो प्रेग्नेंट वुमेन जो प्रेगनेंसी विद इन 3 ईयर में लास्ट प्रेगनेंसी अगर वो कर रही है तो उन्हें जो बूस्टर डोज है ना, 2 TD डोज विद रिसीव, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान पूर्व में 2 डोज ले चुकी हैं, उनको जो है वो बूस्टर डोज यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमको ध्यान देने की जरूरत है। ANC जो नए रजिस्टर हो रहे हैं, अगर कायदे से देखें तो TD1 जो है और बूस्टर जो है, ये दोनों का योग जो है, डेटा वैलिडेशन के दृष्टिकोण से हम बात करें तो ANC न्यू रजिस्ट्रेशन के बराबर होंगे। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा हम साथ में लेके चल रहे हैं ताकि आपको ये अंडरस्टैंडिंग बन जाए कि डेटा भरते समय हम इन तमाम चीजों को थोड़ा सा हम ध्यान में रखें। नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन प्रोवाइडेड फुल कोर्स ऑफ IFA टेबलेट, जो 180 IFA टेबलेट है जो गर्भवती महिलाओं को दिए जाते हैं, सीधा सीधा इसमें बोल रहा है फुल कोर्स ऑफ IFA टेबलेट। प्रेग्नेंट वुमेन प्रोवाइडेड, जिनको 180 टेबलेट दिया गया हो। तो यहाँ पे 180 टेबलेट की जब बात आती है तो 180 टेबलेट जो हम देते हैं, ये भी सुनिश्चित कराना है कि IFA टेबलेट जो है वो खाएं। वो प्रेग्नेंट वुमेन को द नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन आर टू बी रिपोर्टेड only once after giving entire course of 180 IFA tablet. The number of IFA tablet given to the pregnant woman is not to be reported. दे देते हैं और कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं, हमको उनको खिलाना भी है। ठीक है, if the number of IFA tablet given to a pregnant woman is less than 180, then she should not be reported till she is given 180 tablet. जब तक 180 टेबलेट वो पूरा नहीं कर लेती है तब तक इसको रिपोर्ट नहीं करना है। 180 टेबलेट उनको देना है, फुल कोर्स उनसे कराना है। 180 के बाद आगे 360 टेबलेट भी देते हैं तो उस गर्भवती महिला का यहाँ पे नंबर आएगा। तो जो ऐसे महिलाएं जिनको 180 टेबलेट दिया गया हो, ली हो, कंज्यूम कर रही हो, 180 से ज्यादा भी कर रही हो, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वुमेन की बात की गई है, नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन की बात की गई है, IFA टेबलेट की संख्या नहीं बोली गई है। ठीक है, तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि ऐसे महिलाएं जिनको 180 टेबलेट फुल कोर्स दिया गया हो, उनकी यहाँ पे जानकारी रिपोर्ट करनी है। उसी प्रकार कैल्शियम का जानकारी है और एल्बेंडाजोल पे आते हैं 1.2.6 में नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन गिवन 1 एल्बेंडाजोल टेबलेट आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर।
जो 400 mg का एल्बेंडाजोल टेबलेट होता है, उस टेबलेट को जिन्होंने भी जो प्रेग्नेंट वुमेन है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद जो उनको दिया जाता है, उस टेबलेट की संख्या यहाँ रिपोर्ट नहीं करनी है। जितने महिलाओं को दिया गया है उन महिलाओं को यहाँ पे रिपोर्ट करनी है। एल्बेंडाजोल इज द रिकमेंडेड ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डिवॉर्मिंग ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन. Deworming should be done after the first trimester of pregnancy, preferably during the second trimester. A single dose of 400 mg of albendazole is recommended. चाहे वो आउटरीच सर्विसेज में हो चाहे फैसिलिटी में हो, जहां पे भी आपने एल्बेंडाजोल टेबलेट उनको दिया है तो वहां उसकी रिपोर्टिंग जो है आपको उन गर्भवती महिलाओं का संख्या को यहाँ पे दर्शाना है। 1.27 में नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन रिसीव 4 और मोर एएनसी चेकअप, क्लियर यहाँ पे बताया गया है कि 4 और मोर एएनसी चेकअप, 4 या 4 से अधिक बार जिन्होंने भी चेकअप कराया, ऐसे गर्भवती महिलाओं की संख्या को यहाँ पे रिपोर्ट करना है। कोई एक बार आई तो उसको नहीं करना है। जिसका 4 एएनसी चेकअप हो गया है, 4 और मोर एएनसी चेकअप हो गया, उनको यहाँ पे रिपोर्ट करना है। ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली बात है। उसके बाद नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन गिवन एएनसी कोर्टिकोस्टेरॉइड इन प्री टर्म लेबर। इसमें जो आप बात कर रहे हैं कि जो इंजेक्टेबल होता है, ये कोर्टिकोस्टेरॉइड जो है इंजेक्टेबल होता है। नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन हु वर गिवन सिंगल डोज ऑफ कोर्टिकोस्टेरॉइड ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग मंथ, जो सिंगल डोज आपने कोर्टिकोस्टेरॉइड लगाया है, ऐसे प्रेग्नेंट वुमेन को यहाँ की संख्या को यहाँ पे लगा लिखना है, कब इन प्री टर्म लेबर। ठीक है ना, तो ये भी आपको, आप चाहे वो आउटरीच के दौरान हो चाहे फैसिलिटी में हो, इसमें आप करेंगे। इसमें द हेल्थ वर्कर शुड आइडेंटिफाई वेदर द प्रेग्नेंट वुमेन बिटवीन 24 टू 34 वीक ऑफ गेस्टेशन, जो 24 से 34 सप्ताह के बीच है, इन द इज इन ट्रू लेबर इज नॉट आर नॉट। इन केस ऑफ ट्रू लेबर, सिंगल कोर्स ऑफ इंजेक्शन ऑफ डेक्सामेथासोन टू बी एडमिनिस्टर्ड टू प्रेग्नेंट वुमेन। एक सिंगल कोर्स है जो डेक्सामेथासोन का, उसको ये प्रेग्नेंट वुमेन को लगाया जाता है। क्योंकि डेटा फील्ड में हम लोग काम करते रहते हैं, तो ये जानकारी भी हमको होना चाहिए कि क्या है ये, कौन सा इंजेक्शन है। तो ये तमाम चीजें जो है ये हमको ध्यान देने वाली बात होती है। आगे है प्रेग्नेंट वुमेन विथ हाइपरटेंशन। कितना हाइपरटेंशन तो आप सभी एनसीडी के माध्यम से जान रहे हैं। अभी जैसे कि 140 टू 90 है, अगर हम इसे देखें तो हाइपरटेंशन की श्रेणी में लिया गया है। तो ऐसे संख्या को हमको यहाँ पे लिखना है कि कितने जो है आपकी संख्या डिटेक्ट हुए, कितने इंस्टीट्यूशन में मैनेज हुए और कितने जो है एक्लेम्पसिया केस डिलीवरी के दौरान जो है मैनेज किए गए। ये महीने में रिपोर्ट होगा और आपके फैसिलिटी बेस रिपोर्ट होगा। ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन विथ एनीमिया। प्रेग्नेंट वुमेन विथ एनीमिया की जब हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन टेस्टेड फॉर हीमोग्लोबिन 4 और मोर देन 4 टाइम फॉर रेस्पेक्टिव एएनसी। क्या मतलब इसका हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो टेस्ट है, एचबी टेस्ट है, वो हर प्रेग्नेंट वुमेन का हर विजिट में होना है, चाहे वो फर्स्ट विजिट हो, सेकंड विजिट हो, थर्ड विजिट हो, फोर्थ विजिट हो, हर विजिट में होना है। तो इफ द प्रेग्नेंट वुमेन गेट टेस्टेड मोर देन 4 टाइम फॉर हीमोग्लोबिन बिफोर हर फोर्थ एएनसी, इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड। If pregnant woman tested for hemoglobin multiple time in any ANC checkup, it should still be counted as one। जैसे कई बार क्या होता है कि जो 4 एएनसी के पहले हीमोग्लोबिन 3-4 बार जांच हो गया, तो उसको हमको यहाँ पे रिपोर्ट नहीं करना है। हमको ये करना है कि कम से कम जो है हीमोग्लोबिन टेस्ट जो है वो 4 एएनसी चेकअप है ना, 4 एएनसी चेकअप में 4 बार हो जाना चाहिए। 4 से अधिक बार भी हो रहा है तो वो महिला को एक में काउंट करना है, एक से अधिक महिला में काउंट नहीं करना है, क्योंकि वो नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन एक हुई है। उसी प्रकार जो है ध्यान देने वाली बात है, हमने इन्हें दो चीजें बोला है।
एक तो बात किया कि नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन रिसीव 4 और मोर एएनसी चेकअप, और यहाँ पे हमने बोला है नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन टेस्टेड फॉर हीमोग्लोबिन 4 और मोर देन 4 टाइम ऑफ रेस्पेक्टिव एएनसी। ठीक है, तो ये डाटा आप देखिएगा, इसमें भी आपको वेरिएंस कई बार मिलता है, पर आप ध्यान दीजिएगा कि 4 बार एएनसी हो गया है जिसका, तो उसका तो हीमोग्लोबिन हो जाना चाहिए। यहाँ पे तो वो संख्या और इस संख्या का संबंध है, एक दूसरे का संबंध है। अगर यहाँ पे ये अगर 4 बार हुआ है एएनसी जांच, तो ये उसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, इससे कम या बराबर हो सकता है, ये ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है ना, तो आप इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे 1.4.2 में आएंगे, तो नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन हैविंग एचबी लेवल बिलो 11 ग्राम आउट ऑफ टोटल टेस्टेड केस। जो जांच हमने किया है, जो टोटल हिमोग्लोबिन जांच किया है, ठीक है, किनका, प्रेग्नेंट वुमेन का। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन की बात की गई है। ऐसे गर्भवती महिलाएं जिनका हमने हीमोग्लोबिन जांच किया, उनमें से 11 ग्राम से कम वाले कितनी महिलाएं हैं। ठीक, फिर 1.4.3 कहता है कि नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन हैविंग एचबी लेवल बिलो इक्वल टू 7 ग्राम। तो 7 ग्राम से कम वाले कितने हैं, 7 या 7 ग्राम से कम वाले कितने हैं, और 7 या 7 ग्राम से कम वाले केसेस को जिनका आपने जांच किया, उसमें से कितने को आपने ट्रीटमेंट दिया, ट्रीट किया, वो 1.14.4 में आपको रिपोर्ट करना है। उसके बाद 1.5 में आ जाते हैं, जहां पे प्रेग्नेंट वुमेन विद गेस्टेशन डायबिटिक मेलिटस की बात की गई है, जीडीएम की बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन टेस्टेड फॉर ब्लड शुगर यूजिंग ओजीटीटी, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट। ओजीटीटी जो है, यहाँ पे टेस्टिंग फॉर जीडीएम इज रिकमेंडेड ट्वाइस ड्यूरिंग एएनसी। एएनसी के दौरान जीडीएम जो है 2 बार करने का रिकमेंड किया गया है। द फर्स्ट टेस्टिंग शुड बी डन डूइंग फर्स्ट एंटीनेटल कॉन्टेक्ट एज अर्ली एज पॉसिबल इन प्रेगनेंसी। जो कि पहले एएनसी के लिए जैसे ही फर्स्ट हमारे कांटेक्ट में आती हैं, तो उसी समय उसका ओजीटीटी हो जाना चाहिए, जीडीएम हो जाना चाहिए। द सेकंड टेस्टिंग शुड बी डन ड्यूरिंग 24 टू 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, दूसरा जो टेस्ट है, जो जीडीएम है, वो 24 से 28 सप्ताह के प्रेगनेंसी के दौरान होना चाहिए। तो ये हम सभी को ये जानना जरूरी होगा। इफ द फर्स्ट टेस्ट इज नेगेटिव, यदि पहला टेस्ट नेगेटिव है, देयर शुड बी एटलीस्ट 4 वीक गैप बिटवीन द टू टेस्ट। दोनों टेस्ट के मध्य जो है 4 सप्ताह का गैप होना चाहिए। The test is to be conducted for all pregnant women, even if she is come late in pregnancy or ANC at the time of first contact. If she present beyond 28 week of pregnancy, only one test is to be done at the first point of contact. इनका होना ही चाहिए, हर महिलाओं का जो है आपका जीडीएम जो है वो होना ही चाहिए, टेस्ट होना ही चाहिए। और चाहे वो लेट जैसे 28 वीक के बाद भी आती है, तो उसका जो है कम से कम एक टेस्ट तो होना ही चाहिए। जो नॉर्मल वैल्यू अगर हम बात करें, तो इसमें ओजीटीटी टेस्ट का अगर हम बात करें, तो नॉर्मल वैल्यू होगा बिलो 140 mg पर डीएल, आईजीटी का 140 टू 199 mg, एंड डायबिटिक का greater than 200 mg. तो any other blood sugar test, RBS, PP, fasting, HbA1c, except OGTT में be not be considered for reporting. यहाँ पे जो बात की गई है इस रिपोर्ट में आपका चाहे वो अदर टेस्ट जैसे है, आरबीएस है, पीपी है, फास्टिंग है, HbA1c है, इनको कंसीडर नहीं करना है, इसमें नहीं डालना है, क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा गेस्टेशनल डायबिटिक मेलिटस की बात की गई है। ठीक है, उसमें से 1.5.2 में जब आते हैं, तो नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन टेस्टेड पॉजिटिव फॉर जीडीएम। आप समझ में आ गया होगा कि जितना टेस्ट आपने किया उसमें से कितने गर्भवती महिलाएं पॉजिटिव आई। फिर जो पॉजिटिव आई हैं, ठीक है, उनमें से कितने को इंसुलिन दिया जा रहा है, ठीक है, या
कितने को मेटफॉर्मिन दिया गया है। ठीक है, तो ये सीधी सी बात है कि हमने जो टेस्ट किया उसमें से कितने हमारे धनात्मक पाए गए, कितने को हमने इंसुलिन चालू किया और कितने को मेटफॉर्मिन दिया गया। ठीक है, उसके बाद आ जाता है 1.6 प्रेग्नेंट वुमेन विथ सिफिलिस, सिफिलिस टेस्ट कंडक्टेड फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है, तो ये हमने जैसे ही पहले ही बताया कि ये तमाम जो जांचें हैं, ये जो जांच किए जा रहे हैं, वो सभी चीजें कहीं ना कहीं गर्भवती महिला के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसकी रिपोर्टिंग भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब सभी इसको बारीकी से देखें, इनके हर कंपोनेंट को समझना होगा कि syphilis test conducted for pregnant women. This section exclusively focus on syphilis and congenital syphilis testing, diagnosis and treatment on pregnant and direct in labor women and newborn babies exposed for syphilis at this facility. तो सिफिलिस में जो पहला वाला डाटा एलिमेंट है, जिसमें आप देख रहे होंगे नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन डायरेक्ट इन लेबर DIL, वुमेन स्क्रीन टेस्टेड विद VDRL, RPR, TPHA, RDT, POC फॉर सिफिलिस। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ प्रेग्नेंट जिनका हम लोग VDRL हो, RPR हो, TPHA, RDT पोस्ट एयर टेस्ट उस महीने हम लोगों ने स्क्रीन और टेस्ट किया है, तो उसका हम यहाँ पे रिपोर्ट करेंगे, चाहे वो आउटरीच के दौरान हो या फिर आप जो है फैसिलिटी में किए हो। उसमें जो महिलाएं पॉजिटिव आती हैं, सेरो पॉजिटिव फॉर सिफिलिस आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेन टेस्टेड फॉर सिफिलिस, उसका रिपोर्ट हम यहाँ पे करेंगे। जैसे हमने कितना टेस्ट किया, उसमें से कितने पॉजिटिव सेरो पॉजिटिव आए यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हम उन महिलाओं का रिपोर्ट करेंगे जिनका हमने बेंजाथिलिन पेनिसिलिन से इंजेक्शन, यहाँ पे पॉजिटिव आए, उनका ट्रीटमेंट हमने बेंजाथिलिन पेनिसिलिन से दिया। फिर नंबर ऑफ लाइव बर्थ एमंग सिफिलिस सेरोपॉजिटिव प्रेग्नेंट वुमेन, सेरोपॉजिटिव प्रेग्नेंट वुमेन के माध्यम से कितने लाइव बर्थ हुए, कितने बच्चे जीवित पैदा हुए। फिर जो नंबर ऑफ बेबी बॉर्न फॉर सिफिलिस सेरोपॉजिटिव प्रेग्नेंट वुमेन टेस्टेड पॉजिटिव क्लिनिकली डायग्नोज फॉर कंजेनाइटल सिफिलिस, तो उन कितने ऐसे डायग्नोज हुए जो कंजेनाइटल सिफिलिस के लिए है। और फिर आउट ऑफ एबव बेबी विथ कंजेनाइटल सिफिलिस रिसीव क्यूरेटिव ट्रीटमेंट, जो कंजेनाइटल सिफिलिस के रूप में बच्चे पैदा हुए वो क्या क्यूरेटिव ट्रीटमेंट लिए, वो सभी बातें हम यहाँ पे कर रहे हैं। मतलब पहले हमने जांच किया, जांच के दौरान कितने सेरोपॉजिटिव हुए पाए गए, पॉजिटिव पाए गए तो क्या उनको इंजेक्शन बेंजाथिलिन पेनिसिलिन दिया गया, उनका ट्रीटमेंट किया गया। फिर उस जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनसे कितने से जो बर्थ बेबी जो है जिंदा पैदा हुए, और उनका जो है कंजेनिटल सिफिलिस का डायग्नोसिस कितने को हुआ, अगर डायग्नोसिस हुआ तो कितने का क्यूरेटिव ट्रीटमेंट दिया गया। तो ये हम सभी को जानना होगा कि इस तरह से जब हम डेटा को संकलित करेंगे, रिपोर्टिंग करेंगे, तो हमारा जो रिपोर्ट होगा वो एक सही तरीके से प्लानिंग में और सभी चीजों में इम्प्लीमेंटेशन में आसानी होगा, और डाटा में जो विभिन्नता है, जो वैलिडेशन है, वो तमाम चीजें जो है वो दूर होगी। आगे हम आएंगे थायराइड टेस्ट कंडक्टेड फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। पहले ये सभी कंपोनेंट जो है पूर्व के फॉर्मेट्स में नहीं थे, ये सभी फॉर्मेट्स में अभी न्यू जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो हमको इन चीजों को समझना होगा। तो थायराइड टेस्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन टेस्टेड पॉजिटिव फॉर थायराइड डिसऑर्डर। जब थायराइड का टेस्ट होगा तो थायराइड टेस्ट में कितने ऐसे गर्भवती महिलाएं हैं जो थायराइड डिसऑर्डर हैं, थायराइड की शिकायत है, और उसके बाद उनमें से कितने का हमने यहाँ पे थायराइड ट्रीटमेंट दे दिया है। नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन ट्रीटेड फॉर थायराइड डिसऑर्डर। फिर उसके बाद आ जाता है ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट कंडक्टेड फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन स्क्रीन फॉर टीबी। डेटा एलिमेंट यही कहता है। तो ये जो रिपोर्टिंग माह होता है, रिपोर्टिंग माह की बात, क्योंकि ये मंथली रिपोर्टिंग है,
तो टोटल नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन स्क्रीन फॉर ट्यूबरकुलोसिस इन द रिपोर्टिंग मंथ, जो 4 सिस्टम पर बोलते हैं ना, 4 सिम्टम कम्प्लेक्स स्क्रीनिंग का, ऑल प्रेग्नेंट वुमेन वुड बी स्क्रीन फॉर टीबी एट एवरी एएनसी विजिट। हर एएनसी विजिट के दौरान सभी गर्भवती महिलाओं का एएनसी के दौरान जांच होनी चाहिए। अगर 4 symptom complex screening is expected to be carried out every time the pregnant woman visit ANC clinic in all trimester। ठीक है, तो इसमें मुख्य रूप से जो टीबी ट्रीटमेंट में कफ ऑफ ड्यूरेशन ग्रेटर देन 2 वीक्स, फीवर ऑफ ड्यूरेशन greater than 2 weeks, inadequate weight gain or weight loss, body weight in last 3 month, नाइट स्वीट्स, इस तरह से जो है सिम्टम्स है, वो तमाम चीजें जो है हमको देखने होते हैं। तो ऐसे टीबी पेशेंट के, ऐसे प्रेग्नेंट महिलाओं का स्क्रीनिंग जो की है उसकी संख्या हमको डालना है। उसमें से जो प्रिजम्पटिव टीबी सिम्टम वाले हैं जो आइडेंटिफाई हो जाते हैं उनकी संख्या यहाँ आएगी 1.8.2 में, और उन जो प्रिजम्पटिव टीबी जो केसेस हैं उनमें से उनको जो रेफर करते हैं हम लोग, वो कितने हैं उनकी संख्या हमको यहाँ पे लिखनी है। टोटल नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन रिफर्ड आउट फ्रॉम वन फैसिलिटी टू अदर फैसिलिटी अब दोज आइडेंटिफाई विद प्रिजम्पटिव ट्यूबरकुलोसिस इन द रिपोर्टिंग। जो रेफर हम कर रहे हैं फैसिलिटी दूसरे फैसिलिटी, वहां पे इसकी संख्या आएगी। हेडिंग में ही हमने कहा था हाई रिस्क की बात, तो हाई रिस्क का जो संबंध है 1.9 में है, और 1.9.1 में आप जो जानकारी दे रहे हैं वो तमाम जानकारियां जो है 1.9.A B C D इन सभी का जो योग होगा वो आपके हाई रिस्क केसेस में जाके एड होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे तो नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन विथ पोस्टपार्टम हेमरेज इन द फैसिलिटी, नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन विथ सेप्सिस, किसी को पोस्टपार्टम हेमरेज है, पीपीएच है, सेप्सिस है, एक्लेम्सिया है, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है, वो तमाम चीजें जो है वो हाई रिस्क केसेस में वहां पे आइडेंटिफाई होंगे। 1.9.2 में जाएंगे तो टोटल हाई रिस्क प्रेगनेंसी एचआरपी एंटीपार्टम ओनली न्यू केस आर टू बी रिपोर्टेड, जो नए केस हैं जो एंटीपार्टम है वो केस यहाँ पे रिपोर्ट किए जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ एएनसी और पीएनसी केसेस रिफर टू हायर एनी अदर फैसिलिटी, जो हाई रिस्क के केसेस हैं जो एएनसी हो चाहे पीएनसी हो, अगर एक फैसिलिटी से दूसरे फैसिलिटी रिफर किए जा रहे हैं तो उसकी संख्या यहाँ पे होगी। नंबर ऑफ एएनसी और पीएनसी केसेस रिफर इनटू द फैसिलिटी, एएनसी और पीएनसी केसेस जो फैसिलिटी के अंदर ही रिफर किए जा रहे हैं उसकी संख्या यहाँ पे आएगी। नंबर ऑफ कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी ट्रीटेड विद ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जो कॉम्प्लिकेशन केसेस हैं जिनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन के माध्यम से हम सुविधाएं देते हैं, उनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, ऐसे कॉम्प्लिकेशंस प्रेगनेंसी की जानकारी यहाँ पे दी जाएगी। तो मित्रों अभी हमने देखा है जो M1 पार्ट है एएनसी एंड हाई रिस्क केसेस, तो उन तमाम चीजें को हमने एक एक बिंदु वाइज बताने का प्रयास किया है पार्ट ए M1। आगे हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट ए M2 एंड M4 पे, पर हम आज आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो प्रपत्र है मैंने अभी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का प्रपत्र लिया है, जो कि आपके सीएससी से पीएससी और सभी सब सेंटर या सब तमाम जगह पे ये एएनसी का रिपोर्ट में ये मुख्य भूमिका निभाता है। मैं अभी इस प्रपत्र को इसलिए पहला कॉलम को इसलिए लिया है, ये सब सेंटर में अगर देखेंगे तो आप जब रिपोर्ट करते हैं तो यहाँ पे फैसिलिटी और दूसरे तरफ आउटरीच का ऑप्शन रहता है, तो इसीलिए मैंने बार बार कहा है कि फैसिलिटी एंड आउटरीच ये दोनों को इंक्लूड करना है, अपने आप कंप्यूटर में जुड़ जाते हैं। तो आप फैसिलिटी के दौरान और आउटरीच के दौरान जो भी सर्विसेज देते हैं एएनसी में उन तमाम चीजों को आपको रिपोर्टिंग करनी है। तो ये एक कॉमन मैंने ये एएनसी पार्ट को समझाने का प्रयास किया है ताकि हम आसानी से इसको समझ सकें और इसकी रिपोर्टिंग कर सकें। मुझे उम्मीद है कि आगे मैं इस तरह से तमाम पॉइंट्स को अलग अलग बिंदुवार
चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, मेडिकल कॉलेज हो, प्राइवेट हॉस्पिटल हो या फिर आपके सब सेंटर हो, उन सभी जगह आसानी से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो हम देखिए, एक ही प्रपत्र को लेकर के हम अभी आगे बढ़ रहे हैं, ताकि आपको हर चीज क्लियरिटी से समझ आ सकते कि कौन सा कंपोनेंट क्या कहता है। तो बनिए मेरे साथ और जानिए एचएमआईएस का विस्तृत जानकारी और पाइए स्वास्थ्य की हर बात मेरे साथ। थैंक यू। सभी से आग्रह है कि इस चैनल को अधिक से अधिक हाथों तक पहुंचाइए और जन जन तक इस चैनल को पहुंचाइए, ताकि स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां हम उन तक पहुंचा पाएं। तो मुझे आशा और विश्वास है कि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको पहला नोटिफिकेशन आपको जाए। धन्यवाद।